नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पापा की वसीयत मिलते ही मम्मी तो माला माल हो गई। शैलेश जी के घर के बाहर बड़ी भीड़ थी। सबकी जुबान पर एक ही प्रश्न था, ये कब हुआ, कैसे हुआ? इसकी उम्मीद नहीं थी। वहां उपस्थित लोगों में कुछ की आंखें नम थी तो कुछ आंखों में आंसू और संवेदना थी और कुछ आंखें मौन रहकर भी दुख प्रकट कर रही थी। नीचे जमीन पर सफेद चादर में लिपटी शैलेश जी की लाश पड़ी थी, जिसने बट वृक्ष बनकर अपने भूरे पूरे परिवार को संभाला था। आज उसको अंतिम समय में संभालने वाला भी कोई नहीं था। बस एक राजीव ही था जो पड़ोसी होने के नाते उनकी खोज खबर और हाल चाल पूछने आ जाता था और उनकी जरूरतों को भी पूरा कर जाता था। बाकी सब मोबाइल फोन से जुड़े हुए थे, जिनकी स्वार्थ के नेटवर्क पर ही दुआ सलाम हो जाती थी। राजीव ने शैलेश की लाश के बगल में अगरबत्तियां जला दी और उपले पर कपूर जलाकर धुआं भी कर दिया। एक पड़ोसी ने राजीव से पूछा, क्या हुआ, कोई आ रहा है? हाँ, इनके बच्चों को खबर कर दी है, राजीव ने बताया। कब तक आ जाएंगे? दूसरे पड़ोसी ने पूछा। अब चल दिए हैं, बड़ा बेटा रात बिरात पहुंच जाएगा, जबकि मझला और छोटा बेटा अगले दिन में पहुंचेंगे और इनकी पत्नी बेटी शाम तक ही पहुंच पाएंगी, राजीव ने बताया। शैलेश ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। गांव की मिट्टी से निकलकर शहर की आबो हवा में बसने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया था। तब जाकर वह अपने तथा अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सपना बुन सका था। बच्चों की पढ़ाई, उनकी ज़रूरतें, उनकी फरमाइशें और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसने कितने ही रातें भूखे रहकर और जाग कर बिताई थी। पर पंख फैलाने के बाद परिंदे घोंसले में कहाँ टिकते हैं, वो तो आनंद के अनंत आकाश में उड़ जाते हैं और लौटते तभी है जब सांझ ढल जाए। शैलेश के बच्चे भी नौकरी और शादी के पंख लगते ही घोंसले को छोड़कर एक एक कर अपने अपने जोड़े के साथ उड़ गए और एक नया ठिकाना बना लिया था। शैलेश पत्नी के साथ अपने घर में बैठा उनके आने का इंतजार करता रहता था और जाने के बाद भी उसके नसीब में बस इंतजार ही लिखा था, अपनी औलादों के हाथों से मुक्ति मिलने का इंतजार। शायद यह नियति ही थी कि उसके निष्प्राण देह को भी इंतजार करना पड़ रहा था। सांझ ढल गई थी और रात का अंधेरा गहराने लगा था। राजीव ने घर की बत्तियां जला दी और इंतजार करने लगा। उसकी पत्नी ने उसे चाय नाश्ता करने के लिए कितनी ही बार कहा, पर शैलेश को इस तरह लावारिस हालत में छोड़कर वो जा भी तो नहीं सकता था। उसकी पत्नी ने कुछ देर के लिए उसकी जिम्मेदारी स्वीकार की, तब जाकर वह चाय पी सका, पर नाश्ता उसने ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया था। ऐसे हालात में भोजन कहाँ हलक से नीचे उतरता। चाय पीकर वो फिर शैलेश के घर वापस आ गया। रात के 12 बजे थे। एक चमचमाती कार शैलेश के दरवाजे पर रुकी। राजीव के कान खड़े हो गए और आंखें चौकन्ना हो गई। शायद शैलेश का बड़ा बेटा आ पहुंचा था। राजीव उठकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा ही था कि शैलेश का बड़ा बेटा राजन अपनी पत्नी मीनू और दोनों बेटियों के साथ मुख्य द्वार से अंदर आ गए थे। ये कब हुआ? राजन ने राजीव से पूछा। कल रात में रोज की तरह ही टहल रहे थे कि अचानक से सीने में तकलीफ हुई, तो उन्होंने मुझसे डॉक्टर को दिखाने को कहा। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा ही था कि तब तक उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, राजीव ने बताया। मीनू और बच्चे शैलेश के समीप खड़े आंसू बहा रहे थे। ये महज रस्म अदायगी थी या सच में इन्हें शैलेश के गुजर जाने का दुख है, राजीव की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मीनू हंस हंस कर किसी को शैलेश के गुजर जाने की सूचना दे रही थी। शायद वो उसके मायके का ही कोई था, क्योंकि कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो लोग शैलेश के घर पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। घर का बड़ा वारिस आ चुका था। राजीव ने राजन से जाने की इजाजत मांगी और जिम्मेदारी से मुक्त हो घर चला गया। रात बीतने के साथ ही मित्र, रिश्तेदारों और दोस्तों का आना जाना शुरू हो गया था। मझला बेटा मोहित और छोटा बेटा पंकज भी अपने परिवार सहित भागे चले आए थे, जिनसे मिलने, देखने और बात करने को शैलेश महीनों तक तरस जाता था। वो आज उससे मिलने आए थे, वो भी सिर्फ अपने हिस्से की जानकारी लेने, कि कहीं उसे दूसरे से कम ना दे दिया जाए।
अम्मा को जानकारी दी है, सुना है चाची के घर गई थी। मोहित ने पूछा। हाँ, बनसुख मामा को कह दिया है, वो उसे लिवा कर आ रहे होंगे, राजन ने बताया। और दीदी को खबर दी, वो कब पहुंच रही हैं? पंकज ने पूछा। वो भी शाम तक पहुंच ही जाएंगी, राजन ने बताया। पंडित जी आ चुके थे और शैलेश की दुनिया से अंतिम विदाई की तैयारी जोरों से हो रही थी। सबको जल्दी थी कि जितनी जल्दी हो सके शैलेश के मृत शरीर से मुक्ति मिले और वो अपनी दुनिया में वापसी कर सके। महफिलों की शान और अपनी पहचान बनाने वाले शैलेश ने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी शान से गुजारी थी, पर अब देखो कैसे जमीन पर सोया हुआ था, और वो भी ऐसी नींद कि कुछ भी कर लो अब कोई उसे उठा भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, अब इंतजार था तो शैलेश की पत्नी और बच्चों का। अम्मा बिमला का जो रास्ते में ही थी और किसी भी समय पहुंचने वाली थी। भाई आप लोग जल्दी करिए, मिट्टी के कपड़े को उतार कर स्नान कराकर उसे भी चंदन और दही लगाइए और सजा कर स्मशान घाट की ओर चलिए। पंडित जी थोड़ी देर रुक जाइए, अम्मा और दीदी अभी नहीं आए हैं, राजन ने कहा। जल्दी बुला लीजिए, तैयारी के बाद मिट्टी को रोका नहीं जा सकता, पंडित जी ने शास्त्र सम्मत बात बताते हुए कहा। तभी एक के बाद एक दो गाड़ियां गेट पर आकर रुकी, जिसमें से बिमला और दूसरे में से उनकी बेटी राधा निकले। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लोग दोनों को विधि का विधान यही है, होनी प्रबल है, इसको टाला नहीं जा सकता, ऐसा कहकर सांत्वना दे रहे थे, पर दोनों की आंखों से निकलते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा शैलेश के पार्थिव शरीर को पकड़कर फपक फपक कर रो रही थी। चलिए मिट्टी को कंधा देकर राम नाम सत्य है बोलकर ले चलिए, पंडित जी ने तत्परता दिखाते हुए कहा। सभी अर्थी को लेकर चलने लगे। शैलेश की अंतिम यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक ही कहा जाता है कि रिश्तेदार घाट तक, औरत मकान तक और आपके कर्म भगवान तक साथ जाते हैं, और ये सत्य भी है। घर की औरतें गेट तक उसे अंतिम विदाई देने आई और वहीं पर रुक गईं। मित्रों और रिश्तेदारों ने उसे श्मशान घाट पहुंचाया और अग्नि को सौंप दिया। शैलेश की मिट्टी पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी। अब सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। राधा अपनी अम्मा को सांत्वना देने का प्रयास कर रही थी। चुप हो जा माँ, भगवान की यही मर्जी थी, उसकी मर्जी के आगे भला किसकी चली है, राधा ने अम्मा से कहा। मैं उनके पहले या उनके साथ चली जाती तो दुख सहने को जिंदा तो नहीं रहना पड़ता। अब पहाड़ सा यह जीवन किसके सहारे कटेगा, अम्मा ने रोते भी लगते हुए कहा। हम है ना अम्मा, चुप हो जा, जाने वाला तो चला गया, हम है ना, हम करेंगे तुम्हारी सेवा, राधा ने कहा। हाँ अम्मा, हम सब मिलकर करेंगे तुम्हारी सेवा, मोहित ने कहा। अम्मा की सिसकियां अब हिचकियां बन गई थी और आंसू थम से गए थे। सारा परिवार इस दुख की बेला में साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। बाहरी कोई भी देखता तो उसे देखकर ऐसा ही लगता कि कितनी एकता है इस परिवार में, पर अंदर के मतभेद अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे थे, और इसका कारण था पैसा और घर की महिलाएं, जो ससुर की छोड़ी गई संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठी थी और अपने अपने पतियों को आंख और कान खुला रखने की सलाह दे रही थी। ब्रह्मभोज की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलवाई व्यस्त थे। कुर्सियां लगाई जा चुकी थी। एक कुर्सी पर शैलेश की मुस्कुराते हुए तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर हर आने वाला फूल माला चढ़ाकर प्रणाम करके जा रहा था। दूसरी तरफ अम्मा और उनके बच्चे मेहमानों के स्वागत में खड़े थे। लोग शैलेश की यादों को ताजा करते जा रहे थे कि शैलेश ने उनका भला कैसे किया था, उनसे उसके संबंध कितने मधुर थे, और कुछ भूली बिसरे यादें सुनाई जा रही थी। ये सब सुनकर राधा और अम्मा भाव विभोर हो रहे थे। उनकी आंखें नम हो जा रही थी। अगले दिन गौदान की रस्म अदा कर दी गई और ब्राह्मण पेट पूजा के बाद दान दक्षिणा समेट कर चले गए थे। संसार की रस्म खत्म हो गई थी, अब व्यापार की रस्म बाकी थी, जिसमें नफा नुकसान माप तौल की सारी पद्धति का प्रयोग किया जाना था। शैलेश की पूरी संपत्ति का ब्यौरा एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था। अलमारियां खंगाली जा रही थी, फाइलें पलटी जा रही थी, इंश्योरेंस पॉलिसी और बैंक खाते की जानकारियां रिकॉर्ड की जा रही थी और उनके बंटवारे का समीकरण तय किया जा रहा था, पर सही सही समाधान नहीं हो पा रहा था। सबको अपनी ही पड़ी थी, इसलिए मामला सुलझने की जगह उलझते ही जा रहा था। सुबह के 10 बजे थे।
दरवाजे पर एक कार आकर रुकी और उसके अंदर से सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक आदमी उतरा और उसने शैलेश के दरवाजे की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर अम्मा ने पंकज से कहा, जाकर देख दरवाजे पर कौन आया है। पंकज दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही उसे एक अजनबी आदमी दरवाजे पर खड़ा नजर आया। जी कहिए, क्या काम है? पंकज ने उससे पूछा। मैं शैलेश का वकील आचार्य कौशल, उस अजनबी ने अपना परिचय देते हुए बताया। पर पिताजी तो अब रहे नहीं, पंकज ने बताया। जानता हूँ, मैं कई दिनों से शहर के बाहर था, आज ही लौटा हूँ। आपके पिता ने आपको देने के लिए एक वसीयत तैयार की थी, वही देने आया हूँ, वकील आचार्य कौशल ने कहा। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाइए, पंकज ने कहा और वकील को साथ लेकर घर के अंदर चला आया। अम्मा, वकील साहब आए हैं, पापा की वसीयत के कागजात लाए हैं, पंकज ने अम्मा से कहा। सभी वकील की तरफ देखने लगे। तब अम्मा ने कहा, आइए वकील साहब बैठिए, हमें तो पता ही नहीं था कि उन्होंने कोई वसीयत भी की। जी, शैलेश जी ने बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद ही वसीयत के बारे में बताया जाए और कागजात सौंपे जाएं, वकील आचार्य कौशल ने बताया। ठीक है वकील साहब, अब इस वसीयत में क्या है हम सबको समझा दीजिए, राजन ने कहा। ठीक है तो सुनिए। इस वसीयत के अनुसार शैलेश के बड़े बेटे राजन को शैलेश की 1/4 की प्रॉपर्टी दी गई है, जिसमें मकान के फर्स्ट फ्लोर का भाग और गांव की खेती की जमीन का 1/4 भाग तथा 20 लाख रुपए कैश दिया गया है, वकील आचार्य कौशल ने बताया। उनकी बातों को सुनकर राजन ने खुश होकर कहा, पापा आप निश्चित ही स्वर्ग में गए होंगे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कितना प्यार करते थे, जिससे मेरे दोनों भाई भी मुझसे जलते थे। आई लव यू पापा। राजन की आंखों से गंगा जमुना बहनी शुरू हो गई थी। उसे देखकर उसकी पत्नी मीनू की भी आंखें भर आई थी और वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, जबकि उसकी दोनों बेटियां मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माँ भी क्या गजब का ड्रामा कर लेती है। अभी तक तो रास्ते में कह रही थी कि बुढ़ा अगर पहले ही टपक जाता तो खेती के जमीन में से एक हिस्सा बेचकर अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक करा लेते, और अब देखो कैसे रो रही है। बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हाँ ये बात तो है, अगर ये फिल्मों में काम करती तो इनको तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल ही जाता, बड़ी ने कहा। दोनों बेटियों को मुस्कुराते देख उसकी माँ मीनू ने उसे इशारा किया कि वो मुस्कुराना बंद करे। माँ के इशारे को समझकर दोनों ने मौन रख लिया। राजन रोए जा रहा था। उसको शांत कराते हुए वकील आचार्य कौशल ने कहा, जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या ही फायदा। अच्छा होगा दूसरों को भी अपने हक हिस्से की जानकारी ले लेने दीजिए। वकील की बात सुनकर राजन चुप हो गया और वकील साहब ने वसीयत को आगे पढ़ना शुरू किया। वसीयत के दूसरे भाग में मकान के टॉप फ्लोर का हिस्सा और गांव में खेती की जमीन का चौथा भाग मोहित को दिया गया है, आचार्य कौशल ने कहा। इसे सुनकर मोहित भड़क उठा और उसने भड़क कर कहा, मैं टॉप फ्लोर पे नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं टॉप फ्लोर पर नहीं रहूंगा। मुझे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में से एक चाहिए था। मैं फर्स्ट फ्लोर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। ये पिताजी ने मुझे दिया है, राजन ने चीखते हुए कहा। तब ठीक है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही रहूंगा, पर टॉप फ्लोर पर हरगिज नहीं रहूंगा, मोहित ने कहा। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहूंगा, जिसको जो मिला है उसी पर वो रहेगा, पंकज ने कहा। उसको अपना समर्थन देते हुए उसकी पत्नी कमला ने आंखों ही आंखों में उसे अपनी बात पर डटे रहने को कहा। मुझे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में से कोई एक चाहिए, बस मैं टॉप फ्लोर पर नहीं जाने वाला। मुझे घुटने में समस्या है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दर्द होता है। अभी पिछले ही हफ्ते डॉक्टर को दिखाया था, उसने ही कहा था, मोहित ने कहा। तीनों आपस में उलझने लगे थे। तब वकील साहब ने जोर देकर कहा, मुझे वसीयत पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप सब लोग आपस में फैसला करते रहना कि कौन कहाँ रहेगा। राधा ने वकील साहब की बात का समर्थन करते हुए कहा, अरे भैया, वकील साहब को पूरी वसीयत तो पढ़ लेने दो, बाद में अपने लेन देन की बातें करते रहना। मोहित बुनबुनाया और फिर अपनी जगह बैठ गया। उसके बैठते ही सभी अपनी जगह पर बैठ गए। वकील साहब ने वसीयत आगे पढ़ना शुरू किया। मकान का टॉप फ्लोर और गांव की खेती की जमीन का 1/4 भाग मोहित को दिया गया है
और साथ में 20 लाख रुपए कैश दिया गया है। दोनों भाइयों को पंकज की वसीयत के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी कि उसे क्या मिला है। वकील साहब ने आगे पंकज की वसीयत के बारे में बताना शुरू किया। पंकज को मकान के ग्राउंड फ्लोर के साथ 20 लाख रुपए कैश और गांव में खेती की जमीन का चौथा भाग दिया गया है। वकील साहब ने बताया। सब भाइयों को अपने अपने हिस्से का पता चल गया था। अब सबको चिंता हो रही थी कि अम्मा और राधा को क्या कुछ मिला है, क्योंकि दोनों खामोश बैठी थीं। राजन ने वकील साहब से पूछा, वकील साहब, अम्मा और दीदी को क्या मिला है? वसीयत में ये भी तो बताइए। हाँ हाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो यार। आदमी हूँ, कंप्यूटर नहीं कि बटन दबाते ही सब एक साथ झट से पढ़ दूं। वकील साहब ने चिढ़कर कहा। नाराज मत होइए वकील साहब, सबको जानने की इच्छा है कि अम्मा को क्या मिला है वसीयत में। मोहित ने कहा। पहले शैलेश की इकलौती बेटी राधा के बारे में जान लीजिए। राधा को शैलेश ने 10 लाख रुपए कैश दिया है, वकील साहब ने बताया। राधा ने 10 लाख मिलने पर संतोष जताया। अब सबकी निगाहें अम्मा पर थी कि अम्मा को क्या मिला है। अम्मा खामोश थी। बेटों की ललचाई नजरें माँ के ऊपर ही टिकी हुई थी, जैसे कोई बाल बाउंड्री लाइन के ठीक ऊपर खड़े खिलाड़ी के ग्लव्स में जाने ही वाली हो। अम्मा जी को 20 लाख रुपए उनके जीवन यापन के लिए खाते में जमा कराए गए हैं। वो जैसे चाहे वैसे इस धन को खर्च कर सकती हैं, जिसे चाहे उसे दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त शैलेश जी की एक छड़ी, जिसे पकड़कर गांव की छलने में चौथाई भाग दिया गया और किसी का सहारा भी घर से निकाला नहीं जा सकता, दिया गया पूरा घर अम्मा के नाम पर ही है और उसके बाद आप सबका। वकील साहब ने बताया। वसीयत पूरी हो गई वकील साहब, या अभी और भी कुछ बाकी है? मीनू ने पूछा। नहीं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने पूरी वसीयत आप लोगों को पढ़कर सुना दी। अब मैं चलता हूँ, वकील साहब ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गए। वकील के जाने के बाद राधा और अम्मा को वहीं छोड़कर सभी अपने अपने परिवार के साथ हो गए। चल अम्मा, तू भी अपने कमरे में चल। कब तक यहाँ बैठी रहेगी? राधा ने कहा। अभी थोड़ी देर और बैठूंगी, फिर जाऊंगी, अम्मा ने सोचते हुए कहा। अब सोचने को क्या रखा है अम्मा, जो होना था वो हो चुका, जिसको जाना था वो चला गया। अब ऐसे बैठे रहने से क्या बदलने वाला है? राधा ने कहा। तुम्हारे पापा की यादें भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है। कैसे बात बात में मेरा मजाक उड़ाकर हंसते थे, और फिर मैं जब बुरा मान जाती तो कहते थे कि बुरा मत माना करो, बच्चों और बहुओं के पास तो समय ही नहीं है कि हम दोनों का हालचाल ही जान ले। इसलिए अब तुम्हारे साथ ही हंस बोलकर टाइम पास कर लेता हूँ, अम्मा ने कहा। हाँ जानती हूँ, पिछली बार जब मेरे घर बहुत बुलाने पर आए थे तब कह रहे थे, घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। कभी कोई आ गया तो समय कट जाता है, नहीं तो बस टीवी पर समाचार लगाकर बैठ जाता हूँ, या अखबार में आंखें घिस कर उन्हें थका कर सोने चला जाता हूँ। और कह रहे थे कि पहले तुम निपट जाओ तो वो चैन से मर सकते हैं। बहुत प्यार करते थे तुमसे अम्मा, राधा ने कहा। कहते कहते उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर बन गया, जिसके छींटे से अम्मा की आंखें भी भीग गई थी। हाँ जानती हूँ, मुझसे भी कहते थे कि बिमला, बस मैं तुमको पार लगा दूं, उसके बाद मेरा कोई भी काम शेष नहीं रहेगा। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनका सब काम निपटा ही दिया है, बस तुमको उनके भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। आगे भगवान की मर्जी, पर देखो ना, मुझे पीछे छोड़कर खुद अकेले ही आगे निकल गए। कहते कहते अम्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मत रो अम्मा, अब तो भाई लोगों का ही सहारा रहेगा। मैं भी कल अपने घर चली जाऊंगी, बेटी की परीक्षा सिर पर है, मेरा उसके पास होना जरूरी है, राधा ने कहा। ठीक है बेटा, तुम अपना घर बार देखो, मैं भी अपना समय किसी न किसी बहाने काट लूंगी, अम्मा ने कहा। आओ चलो, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं, राधा ने अम्मा से कहा। ठीक है चलो, अब यहाँ और देर तक नहीं बैठा जाता, अंदर बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम करूंगी, अम्मा ने कहा और राधा की बाहें थामकर उसके साथ कमरे में चली गई। अगले दिन खटपट की आवाज सुनकर अम्मा की नींद खुली। उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। पूरा घर माल गोदाम सा बिखरा पड़ा था। राजन, मोहित, पंकज सभी पत्नी बच्चों के साथ सामान इधर से उधर पहुंचा रहे थे। राधा पास ही अपने सूटकेस के साथ जाने के लिए खड़ी थी। अम्मा धीरे धीरे चलते हुए राधा के पास पहुंची और पूछा, ये सब क्या हो रहा है?
कुछ नहीं अम्मा, सभी अपने अपने सामान को लेकर अपने अपने फ्लोर पर ले जा रहे हैं, उसी की अफरा तफरी मची है, राधा ने बताया। अच्छा, और ये जो सामान निकाल कर अलग रखा हुआ है, दीवान, सोफा, कुर्सियां, मेज, वो क्यों निकाला गया है? अम्मा ने जानना चाहा। अभी इसका बंटवारा होना बाकी है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद इसका और बर्तन का बंटवारा भी होगा, राधा ने बताया। उसके बाद क्या मेरा भी बंटवारा होगा? अम्मा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। हाँ माँ, इसके बाद तुम्हारा भी बंटवारा होगा। दिन, महीने, साल के हिसाब से तुम्हें इनके साथ ही रहना पड़ेगा। ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हें ही इनके साथ रहना पड़ेगा। मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ, राधा ने बताया। अकेले ही जा रही हो? कोई तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं जा रहा है? वाह री दुनिया, तू कितनी स्वार्थी निकली रे। अम्मा ने राधा को अकेले जाते देखकर कहा। आज की दुनिया यही है माँ, लोग बस लूटने को तैयार रहते हैं, रिश्ते नाते बस पैसों के साथ ही हैं, और दिल, जज्बात तथा सम्मान की कोई कीमत नहीं है, राधा ने कहा। चल बेटी, मैं तुमको तुम्हारी कार तक छोड़ कर आती हूँ, भरने दो इन नामुरादों को लालच से अपना घर, मैं साथ चलती हूँ, अम्मा ने कहा, और राधा को साथ लेकर उसे दरवाजे तक छोड़ने चली गई। कार के पास पहुंचकर राधा ने माँ को गले लगाया और उनके पैर छुए और फिर कार में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो माँ को धन्यवाद कर रहे थे कि अच्छा है जो तूने मुझे पराया कर दिया, नहीं तो मुझे भी तेरे बंटवारे को स्वीकार करना पड़ता। कार चलने लगी थी। अम्मा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा जा रहा था, पर आज न कोई उसे पूछने वाला था और न मनाने वाला। अम्मा का घर उजाड़ कर बेटों ने अपना घर बसा लिया था। शैलेश के जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में ही टुकड़े टुकड़े में बट गई थी। फिर भी उनमें आपस में फैसला नहीं हो पा रहा था। उनकी चीख पुकार ज्यादा देर तक अम्मा के कान नहीं सुन सके। अम्मा ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और अपने कमरे में आ गईं। दूसरे दिन सुबह का मौसम अम्मा की सजा का फरमान लेकर आया। सभी भाइयों ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि वो 4-4 महीने अम्मा को अपने साथ रखेंगे। सबसे पहले बड़े बेटे राजन के साथ रहेंगी, फिर अगले 4 महीने मोहित के साथ, फिर 4 महीने पंकज के साथ। अम्मा को यूं उछल उछल कर जीना मंजूर नहीं था, पर ये अकेलापन और जर्जर शरीर की देखभाल कौन करता? उसे बेटों के फैसलों को स्वीकार करना ही पड़ा। अपने घर से बिछड़कर अम्मा की जिंदगी भी पेड़ पर फंसी पतंग सी हो गई थी, जो वक्त के थपेड़ों से रोज थोड़ा थोड़ा सा फट रही थी और लाख छटपटाहट के बावजूद मुक्त नहीं हो पा रही थी। पहले 4 महीनों में मीनू ने दोनों बेटियों के शादी तथा पढ़ाई में मदद करने के नाम पर 400 बार अम्मा जी से पैसों की मांग की थी, पर अम्मा जी ने मौन होकर उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। अपने अरमान पूरे न होते देख उसने उसे घर के कामों में लाद दिया था और चाहकर भी वो उससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। वह रोज महीने खत्म होने का इंतजार करती कि कैसे भी ये 4 महीने बीत जाएं और वो दूसरे के घर जाएं और शरीर को थोड़ा आराम तो मिले। देखते देखते 4 महीने बीत गए। दूसरा बेटा तय समय पर उनके सामने उपस्थित था। अम्मा ने अपना सूटकेस उठाया और दूसरे बेटे मोहित के घर आ गई। मोहित के घर में आते ही पहले दिन बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। रसगुल्ला, समोसा, कचौड़ी का नाश्ता उन्हें परोसा गया। फिर दोपहर में बासमती चावल का पुलाव और मटर पनीर की लवाबदार सब्जी और देसी घी में चुपड़ी रोटी तथा सलाद दिया गया, और रात में भिंडी की भुजिया और आलू परवर की मसालेदार चटपटी सब्जी के साथ साथ गरम गरम पूड़ी पाकर अम्मा का मन राजन के घर मिले दर्द को भूल जाने को करने लगा। पर 20 दिन बीतते बीतते आंखों से पर्दा हटने लगा। जब मोहित ने कहा कि अम्मा, अगर तू अपने हिस्से की गांव वाली जमीन बेचकर मुझे दे दे तो मैं तेरे नाम पर एक हॉस्पिटल खुलवा दूंगा। मेरा बेटा डॉक्टर बनकर उसमें मरीजों का इलाज करेगा। अभी 4 साल में वो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेगा, तब तक उसका हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़े पूरे का काम होगा, मैं इस पर विचार करके बताऊंगी। ये कहकर अम्मा ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब भी मौका मिलता मोहित अपने बेटे के लिए अस्पताल का जिक्र लेकर बैठ जाता और उसकी पत्नी अपने बेटे को दादी की मक्खन पॉलिश में लगा देती थी, जिससे बेटे का मनोरथ सिद्ध हो जाए। पर अम्मा को भी ये पता था कि जब तक ये रुपए पैसे की माया उनके साथ है, तभी तक उनकी पूछ भी है।
नहीं तो वो भी कबाड़ की तरह किसी कोने में पड़ी हुई अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही होती। किसी तरह अम्मा ने 4 महीने का अपना समय व्यतीत कर लिया और अब तीसरे बेटे पंकज के साथ रहने की बारी थी। मोहित ने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अम्मा को पंकज के घर छोड़ दिया। पंकज की आर्थिक स्थिति पहले खराब थी, पर जब से वसीयत का धन उसके हाथ लगा था तब से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। लेकिन इतने दिनों तक आर्थिक सूखा झेलने के बाद वो कंजूस मक्खी चूस बन गया था। अम्मा को वहां खाने पीने के परेशानी होने लगी थी, इसलिए वो पैसे देती थी तो खाने पीने का सामान आता था जिसमें सभी खाते पीते थे। अम्मा भी वहां से जाना चाहती थी क्योंकि पंकज छोटी से छोटी जरूरत पर भी उसी से किसी न किसी बहाने से पैसा हटना चाहता था। एक दिन तो हद ही हो गई। अम्मा पूजा करने मंदिर गई थी। पंकज ने अम्मा के तकिए के नीचे से चाबी ले ली और कुछ पैसे निकाल लिया। शाम को जब अम्मा आई और उसने देखा कि उनके पास रखे पैसों में से पैसे कम हैं, तो उन्होंने पंकज से पूछा, बेटा, मेरे सूटकेस में से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? देखो, तुम ही रख कर खुद भूल गई होगी। पंकज ने चोर निगाहों से देखते हुए कहा। अम्मा परेशान हो उठी। उन्होंने अपने सूटकेस का हर एक सामान निकालकर झाड़ कर देखा, पर उनके गायब रुपए कहीं नहीं मिले। उन्होंने एक बार पंकज की ओर देखा जो चोर निगाहों से उन्हीं की तरफ देख रहा था। अम्मा ने सारे कपड़े वापस सूटकेस में रख दिए और अच्छी तरह ताला लगाकर चाबी अपनी साड़ी में गठिया ली। रात को अम्मा ने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत सोचा। पंकज के चोरी करने से वह बहुत क्षुब्ध थी। जब से वह यहाँ आई थी उन्होंने अपना ही धन तो खर्च किया था, फिर भी लालच नहीं गया था। सुबह हो चुकी थी। पंकज ने चाय पीने के लिए अम्मा को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा आवाज लगाई, इस बार भी जवाब नहीं मिला, तो वो खुद देखने कमरे में चला आया। कमरा पूरा खाली था, अम्मा उसमें नहीं थी। पंकज ने पूरा घर छान मारा, पर अम्मा का कहीं भी पता नहीं चला। उसने घबरा कर राजन को फोन किया। भाई, अम्मा वहां आई है क्या? पंकज ने राजन से पूछा। नहीं तो, राजन ने कहा। मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पास आई हो, पंकज ने कहा। उसे तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए, तो मेरे पास कैसे होंगी? कोई बात है क्या? राजन ने पूछा। हाँ, अम्मा कहीं चली गई हैं, पंकज ने दुखी होकर कहा। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? दीदी से क्या कहेंगे? राजन ने पंकज को डांट कर कहा। पंकज चुपचाप सुने जा रहा था। उसने फोन कट कर दिया और मोहित को फोन लगाया। अम्मा वहां आई है क्या? पंकज ने मोहित से पूछा। तुम्हारे यहाँ होंगी, मेरे यहाँ क्यों होंगी? क्यों, क्या हुआ? कोई बात है क्या? मोहित ने पूछा। अम्मा कहीं चली गई है, सुबह से खोज रहा हूँ पर पता नहीं कहाँ चली गई है, पंकज ने कहा। राधा दीदी को फोन करके पता किया? मोहित ने पूछा। हाँ, वहां भी नहीं है, पंकज ने बताया। रुको, मैं भी आता हूँ, राजन भाई को भी बुला लो, सब मिलकर ढूंढते हैं, मोहित ने कहा। तीनों आपस में मिलकर अम्मा को ढूंढ रहे थे और अम्मा थी कि चली जा रही थी। उन्हें प्यास लगी थी और भूख भी। जो पैसे उनके पास थे वो भी खर्च हो चुके थे। चलते चलते उन्हें एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया। वह उस अनाथ आश्रम के दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कमजोरी से उनकी आंखें बंद हो गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अम्मा की जब नींद खुली तो वह चारों ओर अपने ही जैसे अनाथ महिलाओं और बच्चों से घिरी थी, और किसी का था तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया था। अम्मा ने हाथ के इशारे से पीने के लिए पानी मांगा। एक लड़का दौड़ा दौड़ा गया और गिलास में पानी ले आया। अम्मा ने गिलास का पानी पिया। तभी उसे सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उसने बड़े ही प्यार से पूछा, आप कौन है और यहाँ कैसे पहुंची, और आपको जाना कहाँ है? अनाथ बेसहारा हूँ, सहारे की तलाश करते करते यहाँ तक पहुंच गई हूँ। आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, पता नहीं, अम्मा ने कहा। बुजुर्ग ने अम्मा को ऊपर से नीचे की ओर देखा, फिर कुछ सोच कर कहा, बेटों ने घर से निकाल दिया या बहुओं से झगड़ा हो गया जो घर छोड़ना पड़ा? अम्मा आश्चर्य से उस बुजुर्ग को देख रही थी और सोच रही थी कि इन्हें कैसे पता। आपको कैसे पता? अम्मा ने पूछा। वो देखो, तुमको खोजते हुए वो तीनों तुम्हारे पीछे यहाँ तक चले आए हैं, बुजुर्ग ने कहा। अम्मा ने पलट कर देखा। उनके तीनों बच्चे उनको खोजते हुए ही चले आए थे। आखिर वो उनका बियर चेक जो थी वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने देते?
क्या है अम्मा, बिना बताए ही तुम यहाँ चली आई? हम सब सुबह से ही कितना परेशान हो रहे थे। पंकज ने कहा, बता कर आती तो कुछ हो जाता था, जान रही हो जमाना कितना खराब है। राजन ने कहा, घर चलो अम्मा। मोहित ने कहा, मैं तुम में से किसी के साथ नहीं रहूंगी। मैं आज से अनाथ हूँ और इस अनाथ आश्रम में ही रहूंगी। कम से कम यहाँ अपनापन तो मिलेगा। 2 रोटी कपड़ों का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से कोई भी कर ही देगा। पर तुम स्वार्थी पुत्रों के साथ मैं नहीं रहने वाली, अम्मा ने कहा। तो ठीक है, पापा की संपत्ति हम सबके नाम कर दो और जब तक चाहो यहीं रहो, नहीं तो ये आश्रम वाले ही तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। हम सब तुमसे मिलने आते रहेंगे, राजन ने कहा। उन लोगों की बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया। अम्मा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, वकील को मेरे पास भेज देना। मैं अपनी जायदाद तुम सब में बांट दूंगी, अम्मा ने कहा और अपनी छड़ी पकड़कर आश्रम की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। तुम मेरे साथ चलो अम्मा, मोहित ने कहा। पर अम्मा ने कुछ नहीं कहा। जब बहुत टाल मटोल के बाद भी अम्मा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई तो तीनों बेटे घर लौट गए। अगले दिन तीनों वकील के साथ प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आए। अम्मा ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और कहा, तुम अपनी माँ को नहीं, इस प्रॉपर्टी को ढूंढने आए थे। तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई है। अब मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। आज से मैं अनाथ हूँ। अम्मा यह कहकर अपने कमरे में चले गई और तीनों बेटे मुंह लटकाए वकील के साथ लौट आए। अम्मा ने अनाथ आश्रम में कदम रखा। उसकी झड़ती दीवारों और लड़खड़ाती कुर्सियों को देखकर उन्होंने अपने नए घर की मरम्मत कराने का फैसला किया। उसने अपने हिस्से के जो 15 लाख रुपए कैश बचे थे, उसमें से 12 लाख रुपए अनाथ आश्रम को दान कर दिए और अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को सुकून से इंतजार करने लगी और सोचने लगी कि क्या इसी दिन के लिए लोग अपनी औलाद की आशा रखते हैं। दोस्तों, लोग औलाद पाने के लिए कितने मंदिर और किस किस जगह पर माथा नहीं टेकते हैं। अपने बच्चों को हर सुख सुविधाएं देने के लिए माता पिता अपनी जी जान लगा देते हैं और वही बच्चे माता पिता को कौन कौन सा दिन नहीं दिखाते हैं। शैलेश जी ने अपनी प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बराबर बांट दी थी, पर बच्चों को माँ से ज्यादा माँ के हिस्से का मोह था। जिसके पास भी वह जाती थी वो उनके हिस्से के चक्कर में ही पड़ा रहता था। बिमला जी ने बहुत अच्छा किया। प्रॉपर्टी रूपी माँ को अपने बच्चों को देकर वह खुद अनाथ हो गए। जिन बच्चों के पास माँ की कदर नहीं थी, उनके पास रहने का कोई मतलब ही नहीं था। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।